हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा एंड आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे CSIR नेट क्या होता है और कैसे आपको उसे क्लियर करना है। उसको क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है, उसका सिलेबस क्या है, पेपर कैसा आता है, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और मार्क्स और जो क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो क्या है और कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है और जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें सोचनी है। तो ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, उसमें ये मेंशन था कि मैं वीडियोस बनाऊं CSIR नेट के ऊपर प्लस या फिर इस चीज़ के ऊपर कि लेक्चरशिप के लिए इंडिया में हमें क्या कौन सा टेस्ट क्लियर करना होता है या क्या करना होता है। तो इस वीडियो में आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि CSIR नेट एक्चुअल में होता क्या है और ये क्यों कंडक्ट किया जाता है। CSIR नेट जो है ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ओके, तो ये हमें क्यों ये कंडक्ट करते हैं, इसको NTA कंडक्ट करती है। NTA की फुल फॉर्म होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, इसको NTA कंडक्ट करती है, इस टेस्ट को, इसको CSIR UGC नेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपको इंडिया में क्या करना है, अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो या लेक्चरशिप करनी है तो उसके लिए आपको ये टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी है। प्लस PhD के एंट्रेंस के लिए अगर आपका ये नेट क्लियर है तो आप उससे एग्जेम्प्ट हो जाते हो PhD के एंट्रेंस से। और अगर आपको रिसर्च में जाना है तो वहाँ पे आपको फेलोशिप मिलती है, मीन्स आपको पर मंथ आपको पेमेंट मिलती है, आपको सैलरी काइंड ऑफ थिंग। तो अगर आपको फेलोशिप चाहिए तो उसके लिए भी आपका ये JRF क्लियर होना ज़रूरी है। तो जो ये नेट का एग्ज़ाम होता है ये एक साल में ये 2 बार आपको ये कंडक्ट कराते हैं NTA। तो लास्ट ईयर क्योंकि कोविड था तो इसलिए एक ही बार कंडक्ट हुआ था, बट वैसे यूजुअली ये हर साल 2 बार कंडक्ट होता है। ओके, और इसमें 2 आप क्लियर कर सकते हो। पेपर सेम ही होता है, मार्क्स पे डिपेंड करता है कि JRF क्लियर होता है आपका या LS। जैसे कि ये 3 आवर्स का पेपर होता है और आपके टोटल ये 200 मार्क्स का पेपर होता है। ओके, तो लेक्चररशिप के लिए आपका 80 से 90 मार्क्स के बीच में टेस्ट क्लियर हो जाता है, पर JRF के लिए आपको 100 से 120 मार्क्स के बीच में मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इसका सिलेबस है, सिलेबस में वैसे तो प्योर और अप्लाइड मिला के चीज़ें हैं सारी, रियल है आपका, रियल एनालिसिस है ना, ये सब कुछ है। ये अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट है और उनकी वेटेज क्या क्या है, ये सब कुछ देखेंगे। बट जो डिटेल्ड सिलेबस है वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप गूगल भी करेंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, नेट का, CSIR नेट मैथमेटिक्स का। इसके बाद आता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका। ओके, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें 3 पार्ट्स होंगे। 200 मार्क्स का पेपर है टोटल, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। ठीक है, पार्ट A जो होता है ये, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये भी हम देखेंगे अभी, पर अभी हम देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। पार्ट A में आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 15 अटैम्प्ट करने होते हैं और हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.5 कि अगर आपने एक गलत करा तो आपके -0.5 होंगे, 2 गलत किए तो -1 हो जाएगा। तो इस टाइप से जितने गलत करोगे उतने आपके मार्क्स माइनस होते जाएंगे। ठीक है, और अगर ठीक करोगे मार्क्स ऐड। ओके, इसके बाद आता है पार्ट B। पार्ट B में आपके 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पार्ट B में 40 में से आपको 25 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और इसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं और इसकी नेगेटिव मार्किंग है 0.75। मीन्स अगर आपका कोई गलत होगा तो आपके जितने भी मार्क्स होंगे उसमें से 0.75 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और ये टोटल 75 मार्क्स का होता है पार्ट B। ओके, 25 है, 25 इंटू 3, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 75 मार्क्स का पार्ट B होता है, मैक्सिमम मार्क्स। ओके, नेक्स्ट आता है पार्ट C। पार्ट C में 60 क्वेश्चंस हैं और आपको करने हैं सिर्फ 20, और हर करेक्ट आंसर होता है 4.75 मार्क्स का। ठीक है, तो ये जो आपका हुआ, इसमें आपका टोटल ये 95 मार्क्स का पेपर होता है पार्ट C का। ठीक है,
तो आपका टोटल जो क्वेश्चंस हैं ये 120 क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में, और यू नीड टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चन। ओके, तो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके ये 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि कितना कितना पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस हैं, पार्ट बी में कितने हैं और करने कितने हैं। ठीक है, ये तो आपके क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट करने के। अभी हम स्ट्रैटेजी में ये देखेंगे कि आपको अपने तरफ से कितना का टारगेट लेके चलना है कि मेरा पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, सो देखिए पार्ट ए में सबसे पहले देखिए पार्ट ए में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट ए में आती है जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से अगर हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, तो ऑब्वियसली आप लोग ये कर लेते हो। जनरल साइंस में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते, तो आपका ये आराम से हो जाता है। आपको करने होते हैं 15 क्वेश्चंस, बट आपके 7-8 अगर आपके ठीक हो जाते हैं, आपको पार्ट ए में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ये एम लेके चलना है कि मेरे को गलत क्वेश्चंस कुछ नहीं करने। अगर आपका गलत होगा उतने ही आपके मार्क्स माइनस होते जाएंगे, है ना। तो आपको एम लेना है कि जितने भी करो ठीक करो। ओके, तो 20 में से अगर आप 8-7-8 कर लेते हो तो आपके इसमें 16 मार्क्स का कवर इस पार्ट ए से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि लेक्चररशिप के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए, 80 से 100 तक चाहिए, और जेआरएफ के लिए कितने चाहिए, 100 से 120 तक। तो हम जेआरएफ के लिए एम करेंगे कि हम जेआरएफ क्लियर करना है, तो हमें कितने कितने एटलीस्ट इतने एक पार्ट में कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, सेकंड पार्ट में कितने क्वेश्चन एटलीस्ट ठीक होने चाहिए कि मेरा क्लियर हो जाए। ओके, सो पार्ट बी में क्या है, 40 क्वेश्चन हैं, ये आपके मैथ से ही आते हैं। ओके, जिस भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हो तो पार्ट बी में वही वाला सब्जेक्ट आएगा, CSIR नेट अगर आप दे रहे हो तो। ठीक है, तो और पार्ट सी थोड़ा सा टिपिकल है। ये क्या है इस पार्ट सी में, देखिए इसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, और आपको करने कितने हैं, आपको करने सिर्फ 20 है। 20 में से भी अगर आप ये 12 क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका पेपर इसमें अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। पार्ट सी में अराउंड 58 के अराउंड मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, पार्ट सी में जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें देखो ये यहाँ पे लिख रहा है कि नो पार्शियल क्रेडिट इज़ अलाउड। यहाँ पे किस चीज़ में पार्शियल क्रेडिट नहीं मिलता, कि इसमें क्या है कि अगर आपके 4 पार्ट्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं किसी भी क्वेश्चन के, तो उन 4 ऑप्शंस में से एक भी ठीक हो सकता है, 2 भी ठीक हो सकते हैं, 3 भी और चारों भी ठीक हो सकते हैं। तो आपने अगर ABC ठीक है तो आपको ABC पे ही टिक करना है। सपोज कीजिए आपने BC पे टिक कर दिया बट A पे नहीं किया, तो आपको उस क्वेश्चन में एक भी मार्क नहीं मिलेगा। आपने BCD पे टिक कर दिया तो भी आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा, चाहे BC ठीक थे और आपने ठीक करे, बट आपको उन्हीं आंसर्स को टिक करना है जो आंसर्स ठीक हैं। ABC ठीक है तो तीनों आपके भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके 2 ठीक है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, आपके जो आंसर है उसका उतने वही आप क्लिक करोगे, अगर आप टिक करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो पार्ट सी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस पर आपको ध्यान देना है। इसको क्लियर करने के लिए आपको रिलेट करना है रिजल्ट्स को, कि अगर ये होता है तो ये होगा, ये होता है तो ये होगा। ठीक है, जैसे कि हर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि P इम्प्लाइज Q, देन नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मैथमेटिक्स में कि अगर कोई स्टेटमेंट P स्टेटमेंट इम्प्लाई करती है Q स्टेटमेंट को, तो नॉट Q स्टेटमेंट इम्प्लाई करती है नॉट P स्टेटमेंट को। इससे आपके बहुत सारे रिजल्ट आपस में लिंक होते हैं इसकी स्टेटमेंट से ही। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है। रियल एनालिसिस में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, लीनियर अलजेब्रा में, कॉम्प्लेक्स में, तो ये आपके सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपको ये गिवन है। ये आपके सिलेबस आप देखोगे तो सिलेबस में आपको ये दिख जाएंगे कि सारे सब्जेक्ट्स हैं, प्योर के ये 4 पार्ट्स हैं, फिर अप्लाइड आपका आता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपको ये तो करोगे नहीं स्टैटिस्टिक्स तो। ठीक है, हमें यहाँ तक देखना है, सिर्फ कहाँ तक कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स तक। ये आपको बहुत इजी वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो 1-2 प्रॉब्लम्स अगर आप सीख लोगे कि कौन कौन से इसमें मेथड्स हैं, वो उससे आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट आराम से हो जाता है। जैसे ही न्यूमेरिकल एनालिसिस है तो आप ये BSc से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका सिलेबस भी BSc वाला ही है, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाता है अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ते हो इसको, न्यूमेरिकल को। इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इसमें से भी बहुत इजीली क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अगर आप इसके नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लो, नोट्स में जो इसका बेसिक पार्ट है वहीं से ही क्वेश्चन आ जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है अपना भी कि इंटीग्रल इक्वेशंस का, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस, ये बहुत इजीली आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं। ओके,
यहाँ पे अगर 3 से 4 आते हैं तो 2 क्वेश्चंस तो आप यहाँ पे आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये पार्ट्स में से भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने थोड़ा सा बेस पढ़ा हुआ है, ठीक है। बाकी इन सब्जेक्ट्स को तो हमने मेन देखना ही है, रियल एनालिसिस को, लीनियर को, कॉम्प्लेक्स को। तो और ये रियल से 55 से 65 मार्क्स का पेपर आता है। सिमिलरली इधर आप देख लो यहाँ पे किस में से कितने कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि बुक्स आपने कौन सी देखनी है। ये सारे मैंने बुक्स की लिस्ट दी हुई है। एस.सी. मलिक एंड सविता अरोड़ा, इसकी लीनियर की शॉम सीरीज़, कॉम्प्लेक्स की भी शॉम सीरीज़, गोयल गुप्ता, एच एस कसाना। तो ये आप सारी बुक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा की है, डिफरेंशियल इक्वेशंस की है ये। बाकी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो जो आपने बीएससी में पढ़ा था उसमें से ही थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, ठीक है। वहाँ से वो कवर हो जाता है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस भी हो जाता है, इंटीग्रल इक्वेशंस भी हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है कि अब आपने प्रिपेयर कैसे करना है। अगर आप जब आप एमएससी कर रहे हो, अगर आप ये वीडियो तभी देख रहे हो, तो अगर आपको एमएससी से ही आपको नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आपको एटलीस्ट 1 ईयर चाहिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, ओके। अपने नोट्स बनाओ, सिर्फ बुक्स पे डिपेंड मत रहो, सिर्फ नोट्स पे डिपेंड मत रहो, अपने नोट्स खुद बनाओ। अगर आप कहीं से आपको नोट्स मिल भी जाते हैं तो भी अपने नोट्स बनाओ एक बार, ठीक है। और रिजल्ट्स को, अपने नोट्स में रिजल्ट्स को लिंक करो। जिस भी लैंग्वेज में आप अच्छे से समझ रहे हो उसी लैंग्वेज में अपने रिजल्ट्स को लिखो, लिंक करो उनको, और उनको हाईलाइट करो हैशटैग से, ताकि आपको जब आपका पेपर का टाइम हो तो आपको वो शॉर्ट ट्रिक्स हाईलाइट हो, आपको दिख जाए कि मुझे ये शॉर्ट ट्रिक्स पेपर से 1-2 दिन पहले अच्छे से देखनी है, ठीक है। और अगर आप उन शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई कर करके सीखोगे तो आपको अपने आप ही लर्न होती जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है जब आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। आप बीच बीच में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो उसके क्वेश्चंस देखो कि उसके क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, कैसे सॉल्व करना है, ओके। और इसके बाद आपने जब पेपर में जाना है, पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आपको पता है कि जेआरएफ के कितने मार्क्स हैं, ये मैं बार बार डिस्कस कर रही हूँ। जेआरएफ कितने हैं और एलएस कितने हैं ये हमें पता है, ओके। सो हमने जेआरएफ का एम करना है, ताकि हम जेआरएफ का एम करेंगे तो एटलीस्ट एलएस तो हो ही जाएगा। अगर आपका जेआरएफ हो गया तो आप वैसे ही एलिजिबल हो हर चीज़ के लिए, है ना। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पार्ट बी उठाना है आपने, ओके। और पार्ट बी से एम करना है। पार्ट बी में कितने क्वेश्चंस थे, 40 क्वेश्चंस थे, और आपको 25 अटेम्प्ट करने थे। तो आपने एम करना है कि आपके 15 से 16 तक एटलीस्ट आप कर लो और ठीक करो। मीन्स ये 15-16 का मतलब है कि 15-16 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। सबसे पहले आपने यही देखना है, जब आप पार्ट भी उठाओ तो ये देखो कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो मुझे अच्छे से आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट मैंने अच्छे से किया है, तो वो वाले क्वेश्चन आप पहले उठाओ और पहले करो। साथ साथ OMR शीट भी फिल करते रहो, है ना। और फिर पार्ट सी उठाओ। पार्ट सी में देखो कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि पार्ट सी में बहुत सारे क्वेश्चन स्टैट्स के भी होंगे, वो आप करोगे नहीं। तो जो भी पार्ट्स हैं आपके, है ना, 12-13 क्वेश्चन आपने करने हैं, कौन से आपके पार्ट से हैं, कौन से प्योर और अप्लाइड से हैं, तो वो क्वेश्चन उठाओ, उनको सॉल्व करो, बहुत आराम से देख के करो कि आपका एक भी, आपको पता है कि आपने चारों ऑप्शन ठीक लगेंगे कभी कभी आपको, और चारों ही गलत लगेंगे कभी कभी। ABC ठीक है तो ABC पे ही टिक होना चाहिए आपका। इसलिए आपको एक बार सोच समझ के क्वेश्चन को ज़रूर देखना है कि मैंने जो ठीक है वही ठीक किया है, तो बहुत वो लिंक करने से आप वो चीज़ें सीखोगे। अगर आप जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो रिजल्ट्स को आपस में लिंक करना सीखो, ओके। और गैस मत करो ए और बी पार्ट में, जो आपको आता है, जो अच्छे से आपको श्योरिटी की हो जाएगा तो वही करो। पार्ट सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो पार्ट सी में फिर भी आपका गेस वर्क चल सकता है, बट वहाँ भी अवॉइड करोगे, क्योंकि गेस वर्क करते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहाँ पे, है ना। इसके बाद क्या है कि अब मैंने आपको ये बताया कि आपको पार्ट बी से स्टार्ट करना है, फिर पार्ट सी पे आना है, फिर पार्ट ए पे आना है लास्ट में, और साथ साथ OMR शीट फिल करनी है ना। और फिर पेपर को एक बार करने के बाद एक बार एनालाइज करो कि मैंने कितने किए, कहाँ से मैं क्या एक आध क्वेश्चन और ठीक कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के, क्योंकि जब आपको जो पोर्शन आता है आप वो कर लोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। और एलिमिनेट करना सीखो ऑप्शंस को, कि एलिमिनेट कैसे करते हैं काउंटर एग्जाम्पल से, कि ये चीज़ है तो ये नहीं हो सकती। जो मैंने रूल बताया आपको कि P इम्प्लाइज Q तो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, वो बहुत रिजल्ट्स पे अप्लाई होती है। तो एग्जाम्पल से ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करते करते आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक है। सो
आपको एक तो कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर पूरा, कि कैसे मेरे को करना है अटैम्प्ट। वो कोई कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप थोड़ा सा पहले से नेट का पेपर आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाओगे। और अगर आप एक अटैम्प्ट में नहीं होता है तो आपको वो डिमोटिवेट नहीं होना है, फिर दोबारा तैयारी करके, कई बार आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकलता, सेकंड अटैम्प्ट में सीधा JRF निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए तैयारी करते रहो, नेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपको मेरे चैनल पे मॉडर्न अलजेब्रा की, रियल एनालिसिस की, डिफरेंशियल इक्वेशंस की वीडियोस मिल जाएंगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उन वीडियोस में बीच बीच में नेट से रिलेटेड ट्रिक्स डिस्कस करती रहूँ। सो अगर आपको वो अच्छा लगे, चैनल को विज़िट कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कोई आपको डाउट आता है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कीप इन टच, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच।